अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ रुकने की वजूहात क्या हैं और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर हम इस मुश्किल से बच सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर सोबे इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक विद होमी डॉक्टर सोबे इलाही। और हमारा आज का टॉपिक है कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ को रुकने से बचा सकते हैं, या अगर ग्रोथ बच्चे की स्लो हो गई है, आहिस्ता हो गई है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हमल के दूसरे या तीसरे महीने में बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हो सकती है कि माँ की तरफ या बाप की तरफ से कोई ऐसा क्रोमोसोम जो है वो मिला है जो कि सही नहीं है, या बच्चे की जो बनावटी है या जो उसकी जेनेटिक मेकअप है वो ही ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर जो है वो हमल ज़ाया हो जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ग्रोथ नहीं होती। दूसरे नंबर पर जो कॉज आ जाती है वो थ्रोम्बोफीलिया है। थ्रोम्बोफीलिया के केस में क्या होता है कि माँ के खून में जो है वो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो ब्लड वेसल या ब्लड की खून की नालियाँ जो कि बच्चे को खून प्रोवाइड करती हैं और उसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे होते हैं, ऑक्सीजन मिल रही होती है उसको ग्रोथ के लिए, जब वो ही नहीं मिल पाते तो ऑब्वियसली बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और नहीं होती। तो उसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये महीने तो आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जब 7वां और 8वां महीना स्टार्ट होता है तो तब जब फीमेल्स अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो तब डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपके बच्चे का जो मतलब ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, या स्लो हो गई है, आहिस्ता हो गई है। तो आज हम जानेंगे कि उसकी कौन सी वजूहात हैं। आज हम इस ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है। क्योंकि यही वो महीने हैं जिसमें बच्चे का वेट जो है वो गेन होना होता है। 8th और 7th और 8th मंथ में और 7, 8 और 9 मंथ में बच्चे का वेट जो है वो गेन हो रहा होता है, ज़्यादा वेट जो है वो गेन करता है बच्चा। और अगर इन्हीं महीनों में बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो उसकी वजह से उसको ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या ग्रोथ जो है उसकी रुक सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके काजेज़ हैं वो ये हैं कि अगर हम देखें तो मैटरनल काजेज़ या माँ की तरफ से उसके जो है वो काज हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि माँ को जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई माँ की खुराक में जो है वो कमी हो सकती है न्यूट्रिशंस की, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चे को जो है वो प्लेसेंटा या ओवल नाल होती है, जिसके ज़रिए से बच्चा माँ के साथ जो है वो जुड़ा होता है, माँ के पेट में, और उनके ज़रिए से जो है वो खून की नालियों के ज़रिए से बच्चे को खुराक मिल रही होती है। तो अगर माँ की खुराक ही ठीक नहीं होगी, माँ की डाइट ही अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, लाइक हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि सिर्फ रोटी को, चावल को ही जो है वो सफिशेंट मान लिया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये फैट्स, डालडा घी वगैरह, यही जो है वो सिर्फ खुराक नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये अच्छी खुराक नहीं है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनकी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन, मिनरल्स और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स ज़्यादा वो यूज़ करेंगी तो प्रोटीन से ही जो है वो वेट गेन होगा, बेबी की ग्रोथ जो है वो ठीक होगी। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स और फोलिक एसिड की भी जो है वो माँ की खुराक में जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ फीमेल्स को या तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी खुराक में, उनकी डाइट में क्या शामिल होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर उनको प्रॉपर जो है वो डाइट अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या माल नरिश माएँ जो हैं उनको, उनके बच्चे में ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है या ग्रोथ रुक जाती है। दूसरे नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर। अगर जिन फीमेल्स को हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो मसला होता है, या अगर ना भी हो, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन 20 हफ्तों के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में जो है ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हमारी फीमेल जो है वो उसका प्रॉपर जो है वो ख्याल नहीं रखती, या ब्लड प्रेशर को जो है वो चेक नहीं करती। तो 20 हफ्तों के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है माँ का, तो उसकी वजह से खून की नालियों में खून की रुकावट जो है वो बढ़ जाती है। जब खून की रुकावट बढ़ जाती है तो ओवल नाल या प्लेसेंटा, जिसके ज़रिए से बच्चा जो है वो माँ के पेट में जुड़ा होता है, उसको जो है वो न्यूट्रिशन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, खुराक मिलती है, डाइट मिलती है। जब वो ओवल नाल सिकुड़ जाती है
ओवलनाल को ही प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, जब ओवलनाल को ब्लड सप्लाई नहीं होता तो ऑटोमेटिकली बेबी को भी जो है वो ब्लड नहीं मिलता, और उसकी वजह से उसकी डाइट जो है वो डाइट में और न्यूट्रिशन में जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके बाद हाई शुगर लेवल, अगर डायबिटिक पेशेंट है, फीमेल जो है वो उसको डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी ब्लड की नालियों के अंदर, खून की नालियों के अंदर जो है वो खून जमने की वजह से, और हाई ब्लड प्रेशर हाई शुगर लेवल की वजह से ब्लड वेसल्स में खून जमने की वजह से बच्चे को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती और ग्रोथ रुक सकती है। इसके बाद है एक कंडीशन एंटी फास्फोलिपिड। इस कंडीशन में खून के गाढ़ा होने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। कुदरती तौर पर हर इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने खून को गाढ़ा होने की सलाहियत रखी है, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग नहीं होती, खून जम जाता है। लेकिन इस कंडीशन में खून जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, अपनी लिमिट से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है इस ऐसे पेशेंट्स के अंदर, तो प्रॉपरली जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी रुकावट बढ़ जाती है और वो प्लेसेंटा को नहीं मिल पाता, और बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसकी डाइट सही नहीं पहुंच रही उस तक, तो जिसकी वजह से उसको उसकी ग्रोथ रुक जाती है या स्लो हो जाती है। ये तो वो काजेज़ थी जो कि बच्चे को माँ की तरफ से हो सकती हैं। कुछ काजेज़ ऐसी भी होती हैं जो कि ओवल नाल में भी होती हैं, और प्लेसेंटल काजेज़ भी हो सकती हैं, जिनको हम कहते हैं प्लेसेंटल काजेज़। और काजेज़ के अंदर ये है कि प्लेसेंटल अब्रप्शन एक ऐसी टाइप है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के अंदर जो है वो जुड़ा होता है, बच्चेदानी के साथ जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ वो बच्चे के साथ जो है वो जुड़ा होता है। तो ये दोनों जब प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है या अपनी जगह से हट जाता है, तो उसकी वजह से भी उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो माँ से जो है वो मुनक़ता हो जाती है, और उसको सही तरीके से बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलती। ये एक काज है प्लेसेंटल अब्रप्शन। सेकंड नंबर पर प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा नीचे, प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवल नाल जो है वो बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो जुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासिर होती है और बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलती। बच्चे के अंदर भी कोई वजह हो सकती है, लाइक उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इसके अलावा कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। ये सब काजेज़ जो हैं बच्चे की ग्रोथ को रोकने की वजह बनती हैं, और ये सब बच्चे की ग्रोथ को रोक सकती हैं और उसको स्लो कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो सकता है उन टिश्यूज़ में, माँ के यूट्रस में जो है वो बच्चे के साइड्स पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर हो सकती है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप, खुदा न खास्ता अगर कोई इस कंडीशन से गुजर रहा है या किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसको मुकम्मल अवेयरनेस हो कि ये किन वजूहात की वजह से ऐसा हो सकता है और इनकी क्या वजूहात हैं। ये एक, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट आप जब भी कोई प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, तो उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट करना चाहिए, और अपनी प्रॉपर हिस्ट्री आपको उनको देनी चाहिए, ताकि वो कॉज मालूम कर सकें कि ये किस वजह से जो है वो आपको पहली प्रेगनेंसी में जो है बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुकी है, तो ताकि आपको उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जा सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे